हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोविंदम डिजिटल क्लासेस। हम यहाँ पर नेवी एयरफोर्स के लिए फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गतिकी के बारे में। पहला चैप्टर है गतिकी। ठीक है, तो यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम किसी भी वस्तु की गति के बारे में अध्ययन करते हैं, बिना ये जाने कि वह किस कारण से उत्पन्न हुई है। ठीक है, इसमें 3 टाइप की गति हो सकती हैं, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। उन सब के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यहाँ पर एक विमीय गति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 1D मोशन। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर गति और स्थिर अवस्था, इनके बारे में अपन बात करते हैं। गति के बारे में क्या कहेंगे कि जब भी किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही हो तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु गतिशील है, और अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदल रही तो अपन कहेंगे कि वस्तु स्थिर अवस्था में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि गति और स्थिर अवस्था को हम ऐसे ही परिभाषित नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, कि हम क्या फ्रेम लेके चल रहे हैं, कि उसका ऑब्जर्वर क्या है। इन चीज़ पे ये डिपेंड करेगा। अगर एक वस्तु किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में गतिशील है तो दूसरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में वो स्थिर अवस्था में भी हो सकती है। तो दोनों चीज़ डिपेंड करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। सामान्यतः अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो लेके चलते हैं वो कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चलते हैं, जिसमें सिंपल बोल सकते हैं XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, फिर यहाँ पर गति के प्रकार में आते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। तो जिसमें एक विमीय गति हम उस गति को कहेंगे जिसमें अगर किसी वस्तु का केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा हो, बाकी 2 कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आ रहा। द्विविमीय गति उसको बोलेंगे जिसमें वस्तु के जब गति कर रहा है तो उसके 2 कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे, और त्रिविमीय गति में तीनों कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक विमीय गति, जिसमें केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। ठीक है, इसी को आगे बढ़ते हुए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन के बारे में। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें दूरी और विस्थापन के बारे में, तो दूरी क्या है और विस्थापन क्या है उस चीज़ की अपन बात करते हैं। तो दूरी की अगर बात की जाए तो दूरी को समझना है तो सब जानते हैं, अगर कोई एक वस्तु है जो बिंदु A पर है और उसे बिंदु B पर जाना है, तो मान लो ये C के थ्रू यहाँ पर C होते हुए यहाँ पर B पर पहुँच गया, तो हम दूरी कह सकते हैं किसी भी एक वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई क्या कहलाएगा? दूरी। ठीक है, किसी भी एक वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाएगा। और अगर अपन विस्थापन की बात करें तो विस्थापन होता है कि वो A से B पे गया तो उस A और B के बीच में न्यूनतम दूरी क्या है, वो कहलाएगा विस्थापन। ठीक है, फिर इनकी अपन अगर एक टेबल वाइज एक स्टडी करें, इस तरफ मैं एक बार दूरी लिख लेता हूँ और दूसरी तरफ बना लेते हैं विस्थापन। ठीक है, सबसे पहला अगर फर्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो दूरी किस प्रकार की राशि है, तो दूरी होती है अदिश राशि और विस्थापन होता है सदिश राशि। ठीक है, अब ये सब जानते हैं, अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, और सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अगर यहाँ पर बात करें कि विस्थापन की दिशा आखिर होगी कहाँ पर, तो यहाँ से देख सकते हैं विस्थापन की दिशा हमेशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। अगर यहाँ से लिखना चाहें विस्थापन तो क्या विस्थापन को लिख सकते हैं यहाँ से AB वेक्टर, A to B। ठीक है, ये हो गई विस्थापन की दिशा के बारे में। सेकंड पॉइंट अगर अपन बात करें तो जो दूरी होती है एक गतिशील वस्तु के लिए अगर अपन बात करें तो दूरी हमेशा होती है धनात्मक, ना तो शून्य हो सकती है और ना ही ऋणात्मक हो सकती है। एक गतिशील वस्तु के लिए
लेकिन दूरी शून्य हो सकती है जब वस्तु क्या हो, स्थिर अवस्था में हो। विस्थापन की अगर अपन बात करें तो विस्थापन किसी गतिशील वस्तु के लिए शून्य भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, मतलब शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें इनकी स्टडी में, तो थर्ड पॉइंट के लिए अपन बोल सकते हैं जैसे कि किन्हीं भी दो निश्चित बिंदुओं के मध्य अगर अपन बात करें, किन्हीं भी दो निश्चित बिंदुओं के मध्य दूरी के अनंत पाथ हो सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पर कि हमें A से B जाना है, तो हम किसी भी पाथ के थ्रू यहाँ A से B जा सकते हैं, इस पाथ से जा सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं, ऐसे करके जा सकते हैं, कैसे भी यहाँ से वहाँ, यहाँ कैसे भी करके B पर पहुँच सकते हैं। इस प्रकार A से B तक पहुँचने के हमारे पास अनंत पथ हैं। अगर अनंत पथ हैं तो दूरी भी यहाँ पर अनंत होंगी, ठीक है, अनंत दूरियाँ संभव हैं यहाँ पर। लेकिन विस्थापन की अगर अपन बात करें, A और B फाइनली इनिशियली A से चलना है और फाइनली B पर पहुंचना है, इट मीन्स यहाँ पर केवल विस्थापन का एक पाथ ही संभव है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर दूरी के अनंत पथ या अनंत दूरियां हो सकती हैं। दो निश्चित बिंदुओं के मध्य बात कर रहे हैं अपन ये, और केवल इसमें एक पथ संभव है, केवल एक विस्थापन ही होगा या एक पथ ही संभव होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो जो दूरी है वो हमेशा विस्थापन से अधिक होती है। तो अपन सिंपली ये लिख सकते हैं कि दूरी इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल विस्थापन के परिमाण से। ये मोड जो है विस्थापन को परिमाण को दर्शा रहा है, ये हमेशा होगा। दूरी इक्वल विस्थापन के इक्वल कब हो सकती है? वो तब संभव है जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गतिमान हो। मान लो अगर कोई वस्तु A से B जाना है तो वो सीधी रेखा में चलती है, तो यही इसकी दूरी होगी और यही क्या होगा? विस्थापन। तो दूरी विस्थापन के बराबर होना संभव है, यहाँ उल्टा बोल दो इसको, विस्थापन दूरी के बराबर होना संभव है, लेकिन विस्थापन दूरी से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट हैं दूरी और विस्थापन के मध्य, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट टर्म्स में, जिसमें अपन पढ़ेंगे चाल और वेग के बारे में। तो नेक्स्ट अपना चाल और वेग के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें चाल क्या होता है, तो अपन बोल सकते हैं दूरी की दर। दूरी की दर क्या कहलाएगा? चाल कहलाता है, ठीक है। सिंपली बोल सकते हैं कि एक निश्चित समय में तय की गई दूरी या दूरी बटा समय है। और उसके बाद में अगर अपन बात करें यहाँ पर एक समान चाल के बारे में कि एक समान चाल क्या होती है, तो एक समान चाल बोल सकते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल बाद या बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करना, ये किस प्रकार की चाल होगी? एक समान चाल। एक होता है असमान चाल। असमान चाल अपन किसको कहेंगे? जब किसी वस्तु के द्वारा निश्चित या फिर बराबर समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय की जाए। इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक समान चाल, मान लो अपन 1 सेकंड का अंतराल लेके चलते हैं। 1 सेकंड में तय की गई दूरी मान लो अभी 2 मीटर है। अगली बार मान लो एक समान चाल में अगले 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर दूरी तय करेगा, अगले 1 सेकंड में फिर से 2 मीटर दूरी तय करेगा, इस प्रकार से चलता जाएगा। लेकिन असमान चाल का मतलब है कि मान लो पहले 1 सेकंड में इसने दूरी तय की 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में इसने दूरी की तय की मान लो 3 मीटर, अगले 1 सेकंड में दूरी तय की मान लो इसमें 1 मीटर। तो बराबर समय अंतराल में यहाँ पर बराबर दूरी तय कर रहा है, और असमान चाल में बराबर समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रहा है। तो ये हुई असमान चाल। फिर अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो औसत चाल। औसत चाल की बात करें
तो सामान्य से इसका सूत्र है औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय। ये अपने को इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। एक और पॉइंट आता है, इसमें आता है तात्क्षणिक चाल। तो तात्क्षणिक का मतलब समझ में आता है किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक क्षण पर। तो कोई भी वस्तु एक गतिशील है तो किसी क्षण पर उसकी चाल कितनी है, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी चाल कितनी है, वो कहलाएगी इसकी तात्क्षणिक चाल। इसको रिप्रेजेंट करना तो लिख सकते हैं लिमिट t टेंड टू 0 डेल्टा s यहाँ पर अपने पास दूरी, यहाँ आप लिख सकते हैं, नीचे दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा लिमिट t टेंड टू 0 डेल्टा s अपॉन में डेल्टा t, या फिर सिंपली लिख सकते हैं ds अपॉन में dt। ये अपने पास आ गई है तात्क्षणिक चाल। ठीक है, ये अपने पास चाल के बारे में, जैसे चाल पढ़ा अपने, चाल क्या होता है, दूरी की दर क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। और एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल ये हो गया, तात्क्षणिक चाल ये हो गया। उसके बाद अपन पढ़ते हैं वेग के बारे में। तो सबसे पहले अपन वेग पढ़ते हैं। वेग, तो वेग की परिभाषा सबसे पहले विस्थापन में, जैसे यहाँ पर था, जैसे चाल था दूरी की दर, वेग हो जाएगा विस्थापन की दर क्या कहलाएगा, वेग। तो सिंपली लिख सकते हैं विस्थापन की दर, या फिर लिख सकते हैं किसी वस्तु में की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा, वेग। तो सिंपली वेग v वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना है इसको विस्थापन, ये s यहाँ पर या x लेके चल लो विस्थापन को, dx अपॉन में क्या लिख सकते हैं, dt। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पर कि एक समान वेग किसको बोलेंगे, एक समान वेग। एक समान वेग उसको बोलेंगे जहाँ पर वस्तु का जो वेग का जो या चाल का जो परिमाण है, परिमाण और दिशा, क्योंकि आपको पता है वेग, तो एक समान वेग जब किसी वस्तु का परिमाण और दिशा दोनों नियत रहें तो हम उसको कहेंगे एक समान वेग। इनमें से ना तो परिमाण बदलना चाहिए समय के साथ और ना ही दिशा बदलनी चाहिए, एक समान वेग हो जाएगा। लेकिन असमान वेग किसको कहेंगे कि जब वस्तु गति कर रही है तो क्या तो उसका परिमाण बदल रहा हो या उसकी दिशा बदल रही हो, या फिर दोनों भी बदल सकते हैं, तो वो आ जाएगा असमान वेग में। अगला आता है अपना औसत वेग। औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय। ध्यान रखना है औसत चाल होती है कुल दूरी बटा कुल समय, यहाँ पर है औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय। अगला है तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग सिंपल सा इसके वर्ड में ही छुपा है कि किसी भी वस्तु का किसी क्षण पर वेग, जिसको अपन लिख सकते हैं v वेक्टर लिमिट t टेंड टू 0 डेल्टा x वेक्टर अपॉन में डेल्टा t, या फिर dx वेक्टर अपॉन में dt। ठीक है, एक पॉइंट बनता है यहाँ पर, जो स्पीडोमीटर, जनरली जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं अपने उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है जिसमें अपन स्पीड मेजर करके देता है। तो वो क्या मापता है, अगर इनमें सब अपन ने पढ़ा उन सब में से क्या मापता है, तो वो मापता है तात्क्षणिक चाल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, तात्क्षणिक चाल मापेगा मतलब उस क्षण पे चाल को मापता है, वेग को नहीं। ठीक है, इतना। इससे नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अपन यहाँ पर दूरी और जिस प्रकार से दूरी और विस्थापन की स्टडी की, इसी प्रकार से अपन चाल और दूसरी तरफ वेग, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, चाल अपनी एक अदिश राशि होती है, जबकि वेग क्या होता है, सदिश राशि। ध्यान रखना है। अब बात आता है पॉइंट कि सदिश राशि है तो इसकी दिशा कहाँ होगी, तो इसकी दिशा होती है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की तरफ। दिशा की अगर अपन यहाँ बात करें, स्थिति परिवर्तन या विस्थापन में परिवर्तन की तरफ बोल सकते हो।
विस्थापन में परिवर्तन की ओर। बेसिकली इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स वेक्टर की तरफ। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर किसी भी एक गतिशील वस्तु के लिए चाल हमेशा क्या होती है, धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक। गतिशील वस्तु के लिए चाल ना तो कभी शून्य हो सकती है और ना ही कभी नेगेटिव हो सकती है। अगर हम यहाँ पर वेग की बात करें तो गतिशील वस्तु के लिए वेग शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं शून्य, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अगले बिंदु की अगर अपन बात करें तो चाल जो होगी हमेशा वेग के परिमाण से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा। तो सिंपली इसको लिख सकते हैं कि चाल विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो चाल जो होगा वेग के परिमाण से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा। ठीक है, इक्वल कब हो सकता है, इक्वल तब होगा जब कोई वस्तु केवल सीधी रेखा में गतिमान हो, मतलब एक समान चाल से चल रही हो। ठीक है, एक समान वेग से चल रही हो। उस स्थिति में चाल और वेग का परिमाण क्या हो जाएगा, बराबर। तो ध्यान रखना है अपने को ये पॉइंट। उसके बाद में कुछ पॉइंट और हैं जिनको अपन लिख सकते हैं नोट करके। तो वो ये होता है कि तात्क्षणिक चाल हमेशा बराबर होगा किसके, तात्क्षणिक वेग के या उसके परिमाण के। ठीक है, ये अपने को यहाँ से ध्यान रखना है कि तात्क्षणिक चाल किसी भी क्षण, एक वस्तु गतिमान है तो किसी भी क्षण पे जो उसकी तात्क्षणिक चाल होगी वहीं उसका तात्क्षणिक वेग का परिमाण होगा। तो दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर। फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगर अपन बात करें यहाँ पर औसत चाल और औसत वेग में, औसत चाल और औसत वेग में या औसत वेग के परिमाण बोल सकते हो। तो यहाँ पर वही कंडीशन लगेगी कि औसत चाल हमेशा औसत वेग के परिमाण से क्या तो ज़्यादा होगी या फिर बराबर होगी। बराबर कब हो सकता है, जब वस्तु सीधी रेखा में बिना अपनी दिशा बदले गतिमान हो, ये कंडीशन है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और लिख सकते हैं, क्या कि एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु अगर नियत वेग से एक ही दिशा में गतिमान है, नियत वेग से गतिमान है, तो इस कंडीशन में अगर अपन बात करें औसत चाल, औसत वेग, तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग सब बराबर होंगे। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तात्क्षणिक चाल बराबर होगा तात्क्षणिक वेग, इसका परिमाण बोल सकते हैं बराबर होगा औसत चाल, बराबर होगा औसत वेग के परिमाण के। तो ये होगा, अगर एक वस्तु नियत वेग से गतिमान है तो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपन। बेसिकली एग्जाम में औसत चाल और औसत वेग पे क्वेश्चन आते हैं, जिसपे किस टाइप के तीन एक डिफरेंट कंडीशन बनती हैं वैसे तो, लेकिन अपन तीन स्पेशल केस बोल सकते हैं, वो अपने को ध्यान रखने हैं यहाँ पर। तो स्पेशल पॉइंट के रूप में इनको आपको ध्यान रखना है। तो जिसमें पहला है, ध्यान से सुनना है इसको, कि कोई भी एक वस्तु है जो बिंदु ए से बिंदु बी पर जाती, एक समान वेग से, एक समान चाल से जा रही है, और ये यहाँ पे ए से बी पर गया, मान लो किस वेग से, v1 से। वापस से वो वस्तु बी से ए पर आती है, वापस से वो वस्तु बी से ए पे आती है। मैं इसको इस तरह से शो कर देता हूँ। वापस से वस्तु बी से ए पे आएगी, वो मान लो आते वक्त उसका एक समान चाल कितनी थी, v2। तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें वस्तु के औसत चाल और औसत वेग, कुछ भी पूछ सकता है, क्या होगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें यहाँ पर औसत चाल की, तो औसत चाल अपन पढ़ के आ चुके हैं कि औसत चाल होता है
कुल दूरी और बटा में कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को एक बार दूरी ये नहीं दे रखी ए से बी, तो अपन मान लेते हैं कि ए से बी की कुल दूरी कितनी है, डी, हमने मान लिया। ठीक है, ए से बी के बीच की दूरी है ये, तो कुल दूरी यहाँ पे कितना होगा, वो ए से बी गया वापस बी से ए आया, इट मीन्स वो कितना चला 2d, तो कुल दूरी कितनी होगी 2d अपॉन कुल समय। बेसिक फॉर्मूला हमें पता है कि समय इज इक्वल टू होता है कुल दूरी और बटा में, मतलब दूरी बटा में क्या लिख सकते हैं 4। ठीक है, तो अपने को ये देखना है कि ए से बी उसको टाइम अलग लगेगा और बी से ए टाइम अलग लगेगा। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ पर टाइम एक बार मान लो कितना लगा t1 और यहाँ टाइम कितना लगा मान लो t2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कुल समय कितना हो गया t1 प्लस t2। ठीक है, औसत चाल अपन निकाल रहे हैं, कुल दूरी 2d अपॉन में t1। जरा हम t1 टाइम निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितनी है यहाँ पर a से b कितना है, क्योंकि टाइम t1 a से b निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा d अपॉन में चाल, चाल कितनी है v1, d अपॉन में v1 प्लस t2 टाइम, t2 टाइम कौन सा है, b से a तक आने में लगा समय, तो b से a तक आने में लगा समय मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और बटा में उसकी चाल, दूरी कितनी है d और बटा में चाल कितनी है v2। जब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो अपने पास याद आता है 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। इस प्रकार से हमारे पास ये औसत चाल प्राप्त होती है। तो इसको अपने को क्या करना है, अच्छा ये दिखा नहीं होगा, अच्छा ये दिखा नहीं होगा, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास औसत चाल जो आती है वो प्राप्त होती है 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो ये फॉर्मूला अपने को डायरेक्टली याद रखना है कि जब भी कोई वस्तु ए प्लेस से बी प्लेस पे गए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है और वापस उस दूसरे स्थान से ए स्थान पर लौट के आता है, तो उसमें औसत चाल का जो सूत्र होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। आगे अगर यहाँ पर औसत वेग पूछे तो आपको पता है, अपन पढ़ के आ चुके हैं, औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो विस्थापन आप देख सकते हो, विस्थापन होता है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी। प्रारंभिक बिंदु ये है, वो ए से बी गया और वापस ए पे लौट के आ गया, मतलब अंतिम बिंदु भी यही है, तो कुल विस्थापन है यहाँ पर 0 और बटा में टाइम जो भी लगा हो, टाइम t1 प्लस t2 जो निकाल सकते हैं, लेकिन 0 में किसी के डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 0। इट मीन्स औसत वेग इस केस में कितना आएगा 0। ठीक है, तो ये एक स्पेशल पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको डायरेक्टली अपने को याद रखना है। अगले स्पेशल पॉइंट की अगर अपन बात करें तो उसमें केस बनता है, ध्यान से सुनना इसको, कि कोई भी एक वस्तु है बिंदु ए पर है, उसको बिंदु वही सेम बी तक जाना है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जब कोई वस्तु ए से बी जाती है तो उसमें से आधी दूरी तय करता है v1 वेग से और अगली आधी दूरी तय करता है v2 वेग से। तो इसमें इसकी औसत वेग या औसत चाल कितनी होगी, यहाँ से हम देख सकते हैं कि औसत चाल और औसत वेग बराबर ही होगी, क्योंकि वस्तु यहाँ पर सीधी रेखा में गति कर रहे हैं, तो औसत वेग और औसत चाल क्या होंगे, बराबर। अब होगा कितना वो निकालना है, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं। सबसे अपन बात करें औसत वेग या औसत चाल, एक ही निकल के आएगा। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, कुल दूरी बटा कुल समय। एक बार हम मान लेते हैं यहाँ पर कुल दूरी कितनी है, चलो 2d मान लेते हैं इसको, कुल दूरी कितनी है 2d, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी d और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी d, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है आधी दूरी। ठीक है, तो औसत चाल होता है कुल दूरी कितनी है 2d और बटा में कुल समय। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय t1 और यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय कितना है t2। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया t1 प्लस t2, 2d अपॉन में, ज़रा ये टाइम निकाल सकते हैं t1 जो कि इसको a से इस बिंदु तक आने में लगा समय,
तो वही फॉर्मूला लगाना है, समय इक्वल टू होता है दूरी बटा में वेग। दूरी कितनी है d, वेग कितना है इसका v1 प्लस t2 टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय। दूरी कितनी है d अपॉन में चाल कितनी है v2। तो जब इसको सोल्व करते हैं तो वही अपने पास 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2 ये ऑप्टेन हो जाएगा। तो अपने को ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब भी कोई वस्तु A से B तक आधी दूरी तय करके जाती है v1 और v2 वेग से, तो उस स्थिति में औसत चाल और औसत वेग बराबर ही आएंगे और वो आएंगे 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट केस थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आता है आधे समय के लिए चलेगा। देखो थर्ड पॉइंट, कोई वस्तु है A से B वो चलता है, तो आधे समय के लिए वो चलता है v1 वेग से और अगले आधे समय के लिए चलता है वो v2 वेग से। तो ऐसा जरूर नहीं है कि हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि यहाँ पर वेग अलग अलग है। तो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम लगा t और इसमें ये चलता है v1 वेग से, और यहाँ से यहाँ तक भी इसको चलने में टाइम कितना लगेगा t, और मान लो चलता किस वेग से है v2 से। तो सिंपली क्वेश्चन में बोला है कि हाफ टाइम के लिए चलता है। तो हाफ टाइम मतलब एक बार हमने मान लिया कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा 2t, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा मान लो t, और यहाँ से यहाँ तक भी कितना लगा मान लो t। इसमें चलता है v1 से और इसमें चलता है ये v2 वेग से। तो अपन देखते हैं यहाँ पर, अब अपने को यहाँ पर औसत चाल और औसत वेग निकालना है। तो औसत चाल और औसत वेग यहाँ पर बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर वस्तु चल रही है सीधी रेखा में। तो औसत चाल निकाल लेते हैं, औसत वेग भी यही होगा। औसत चाल होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। ठीक है, हमने एक बार मान ली कि यहाँ से यहाँ तक की तय की गई दूरी एक बार कितनी है मान लो s1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो कितनी है s2। तो कुल दूरी अपन देख सकते हैं कितनी हो जाएगी s1 प्लस s2 अपॉन में टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना लगा 2t। ठीक है, उसके बाद s1, क्या हम ये दूरी निकाल सकते हैं? फॉर्मूला हमें पता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा में समय। चाल क्या है v1 इंटू समय कितना लगा t, तो s1 की वैल्यू कितनी आ गई v1 इंटू t प्लस s2 मीन्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ये दूरी अपन निकाल सकते हैं। चाल क्या है इसकी v2 इंटू टाइम कितना t अपॉन में टोटल टाइम 2t। यहाँ से t कॉमन लेके t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास औसत चाल या औसत वेग निकल के आता है v1 प्लस v2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो अपने को ये तीनों फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखने हैं। पहला केस बताया था कि वस्तु A से B गई, B से वापस A पे आ गई, तो इस कंडीशन में औसत चाल और औसत वेग, औसत चाल था 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, और औसत वेग कितना आया था 0, क्योंकि यहाँ पर कुल विस्थापन कितना है 0। अगले वाले केस में वस्तु को A से B तक ही जाना है, लेकिन आधी दूरी तय कर रहा है, आधी दूरी तय कर रहा है v1 वेग से, आधी दूरी v2 से। तो इस स्थिति में औसत चाल या औसत वेग दोनों क्या आएंगे बराबर, और वो आएंगे 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। थर्ड वाला केस जिसमें वस्तु को A से B तक ही जाना है, लेकिन आधे समय के लिए, तो इस कंडीशन में औसत चाल और औसत वेग भी बराबर ही आएंगे, लेकिन आएगा कितना v1 प्लस v2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो ध्यान रखना है अपने को ये। ठीक है, नेक्स्ट अपना त्वरण एक्सेलरेशन, जो कि A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक सदिश राशि है, वेक्टर लगा रखा है, तो वेग में परिवर्तन की दर कहलाता है त्वरण। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास आता है तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण का मतलब होता है किसी एक क्षण पर वस्तु का त्वरण। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिमिट t टेंड टू 0 डेल्टा v वेक्टर अपॉन में डेल्टा t इज इक्वल टू dv वेक्टर अपॉन dt। ठीक है, त्वरण एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि जिसके पास परिमाण और दिशा हो। तो दिशा की अगर अपन बात करें तो त्वरण की दिशा किधर होगी, तो वेग में परिवर्तन की दिशा में।
वेग की दिशा में नहीं, ये होगा वेग में परिवर्तन की दिशा में। ठीक है, ये अपने को सिंपली ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर v, यहाँ पर ये है जो v वेलोसिटी है, वेग है, अगर ये इस वेग को, अगर ये वेग नियत हो, मान लो ये वेग क्या हो, नियत, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि त्वरण का मान कितना आएगा, 0। त्वरण कितना होगा, 0। त्वरण का 0 होना मतलब अत्वरित गति बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अत्वरित गति। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि वेग में परिवर्तन की दर कहलाता है त्वरण। जब वेग में परिवर्तन ही शून्य होगा, ठीक है, वेग नियत होना मतलब डेल्टा v वेक्टर 0, मतलब वेग में परिवर्तन कितना है, शून्य। इसका मतलब त्वरण भी क्या आएगा, शून्य, मतलब अत्वरित गति। हाँ, अगर यहाँ पर वेग क्या हो, परिवर्तनशील हो, कैसा हो, परिवर्तनशील। अब ये वेग परिवर्तनशील कब हो सकता है, चाहे उसका परिमाण बदल रहा हो या दिशा बदल रही हो या दोनों बदल रहे हो। ठीक है, हम चाल नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर वेग बोल रहे हैं। ठीक है, वेग जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों हो। तो अगर वेग परिवर्तनशील है, अगर वेग परिवर्तनशील होगा तो निश्चित रूप से त्वरण का मान अशून्य होगा, अर्थात ये गति कैसी होगी, त्वरित गति। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। इससे आगे कुछ स्पेशल पॉइंट अपने को करने हैं यहाँ पर, वो इसी से समझ में आएंगे। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है कि अगर वेग नियत होगा तो त्वरण का मान शून्य होगा, अगर वेग परिवर्तनशील है, चाहे परिमाण वाइज या दिशा वाइज, तो त्वरण का मान अशून्य होगा। ठीक है, आगे कुछ पॉइंट अपन देखते हैं यहाँ पे। स्पेशल पॉइंट के रूप में है, यहाँ पे अगर अपन देखें कि मैं फर्स्ट पॉइंट बोलता हूँ, एक वस्तु है जिसकी चाल नियत है। ठीक है, इसको पॉइंट से समझना कि कोई भी एक वस्तु नियत चाल से चल रही है, मतलब चाल क्या है, नियत, तो उस वस्तु का वेग के बारे में आप क्या कह सकते हो। मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि उसका वेग नियत ही होगा, उसका वेग नियत भी हो सकता है और परिवर्तनशील भी हो सकता है, वेग परिवर्तनशील होगा और कुछ नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी बन सकते हैं इसमें। तो चाल नियत है, वस्तु की चाल कैसी है, नियत, तो उस वस्तु के वेग के बारे में आप क्या कहोगे। तो देखो, अपने को सिंपल सा ध्यान रखना है कि चाल, यहाँ से अपन देख सकते हैं चाल एक अदिश राशि है, अर्थात जिसके पास क्या होगा, सिर्फ परिमाण। लेकिन वेग एक सदिश राशि है, मतलब जिसके पास परिमाण भी होगा और प्लस क्या होगी, साथ में दिशा भी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो वस्तु का चाल नियत है, चाल नियत मतलब परिमाण नियत है, लेकिन दिशा के बारे में तो कुछ नहीं दे रखा। इसका मतलब अगर मान लो दिशा नियत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अगर अपन माने कि दिशा नियत है, दिशा भी नियत है, परिमाण तो नियत है ही, दिशा भी नियत होगी, तो वेग भी क्या हो जाएगा, नियत। लेकिन दिशा अगर परिवर्तनशील हुई तो वेग भी क्या होगा, परिवर्तनशील। इसका मतलब परिमाण के बारे में यहाँ पर दे रखा है लेकिन दिशा के बारे में कुछ नहीं। इसका मतलब निकलता है कि वेग यहाँ पर नियत या परिवर्तनशील कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नियत या परिवर्तनशील कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट बन सकता है क्वेश्चन के रूप में, जैसे कि कोई एक वस्तु है वो परिवर्तनशील चाल से चल रहा है, कोई एक वस्तु परिवर्तनशील चाल से गतिमान है। ठीक है, तो उस वस्तु के वेग के बारे में क्या कहोगे। तो उस वस्तु के वेग के बारे में अगर अपन बात करें, परिवर्तनशील चाल मतलब परिमाण यहाँ पर क्या है, परिवर्तनशील। जब परिमाण ही परिवर्तनशील है तो दिशा से कोई मतलब ही नहीं, अब मतलब वेग भी निश्चित रूप से क्या होगा, परिवर्तनशील होगा। एक पॉइंट यहाँ पर एक्सेलरेशन का भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर त्वरण, एक्सेलरेशन मीन्स त्वरण, त्वरण क्या होगा, जब वेग परिवर्तनशील है तो निश्चित रूप से त्वरण का मान अशून्य होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पर त्वरण अगर वेग नियत हुआ तो शून्य भी हो सकता है या त्वरण का मान अशून्य भी हो सकता है, दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं।
ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट में बोल सकते हैं कि अगर मान लो वस्तु नियत वेग से चल रही है, नियत वेग से, अगर वस्तु नियत वेग से चल रही है तो आप वस्तु की चाल के बारे में क्या कहोगे? तो सिंपल सा है, अगर वस्तु का वेग नियत है, वेग नियत होना मतलब परिमाण भी नियत है, दिशा भी नियत है, तो हमें चाल के बारे में तो परिमाण ही देखना है जो कि नियत है, इसका मतलब चाल भी निश्चित रूप से क्या होगी? नियत। ठीक है। और त्वरण की अगर अपन बात करें तो यहाँ से देख सकते हो, अभी अपन पढ़ के आए हैं कि जब भी किसी वस्तु का वेग नियत होगा तो निश्चित रूप से उसका त्वरण कितना होगा? 0। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्वेश्चन बन सकता है कि वस्तु का वेग परिवर्तनशील हो। मान लो कोई वस्तु है वो परिवर्तनशील वेग से चल रहा है, परिवर्तनशील वेग से चल रही है, तो उस स्थिति में आप उस वस्तु के चाल के बारे में क्या कहोगे? तो ध्यान से समझना इस चीज को। वेग परिवर्तनशील है, वेग परिवर्तनशील मतलब कि हो सकता है परिमाण बदल रहा हो सकता है दिशा बदल रही हो सकता है दोनों बदल रहे हो। ठीक है, तो ये कंडीशन भी तो पॉसिबल है कि मान लो दिशा बदल रही हो और परिमाण नियत हो, पॉसिबल है। इसका मतलब यहाँ पर अगर ऐसा हुआ, परिमाण नियत हो गया तो चाल नियत हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लो ये बदल रहा हो और ये चाहे बदले या ना बदले, तो उस स्थिति में भी यहाँ पर ये क्या होगा? परिवर्तनशील। इसका मतलब यहाँ पर चाल नियत होगा या क्या हो सकता है? परिवर्तनशील हो सकता। इससे आगे अगर अपन त्वरण पर चले तो त्वरण का यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वेग परिवर्तनशील है, चाल से कोई मतलब नहीं है, वेग परिवर्तनशील है। इसका मतलब त्वरण निश्चित रूप से 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन के रूप में बनाए जा सकते हैं कि एक वस्तु अगर नियत चाल से चल रही है तो उसके वेग के बारे में आप क्या कहोगे? तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि वेग नियत भी हो सकता है, परिवर्तनशील भी हो सकता है। उसका त्वरण के बारे में क्या कहोगे? तो वो देख सकते हैं। तो त्वरण का नाम जब भी आए तो अपने को वेग देखना है, ना कि चाल। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन अपन देख सकते हैं। ठीक है, से नेक्स्ट उससे नेक्स्ट किस टाइप के और क्वेश्चन आ सकते हैं? जैसे एक क्वेश्चन अपन करते हैं यहाँ पे कि कोई एक वस्तु है, एक वस्तु की स्थिति समय के अनुसार निम्न प्रकार परिवर्तनशील है। ठीक है, एक वस्तु की स्थिति x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। मान लो क्वेश्चन लेते हैं बन, और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन कि t इक्वल टू 1 सेकंड पर वस्तु की स्थिति ज्ञात करो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या पूछ सकता है, मतलब और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर? यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि t इक्वल टू 2 सेकंड पर वस्तु का वेग ज्ञात करो। या फिर इस तरह से पूछ सकता है कि वस्तु का प्रारंभिक वेग ज्ञात करो। और चौथा क्वेश्चन बन सकता है वस्तु का t इक्वल टू 2 सेकंड पर या 3 सेकंड ले लो, 3 सेकंड पर त्वरण ज्ञात करो। इस तरह से अपने पास यहाँ पर क्वेश्चंस बन सकते हैं।
यहाँ पर इनका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। तो सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देख सकते हैं यहाँ पर t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वस्तु की स्थिति। देखो x यहाँ पर वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित कर रही है, इसका मतलब यहाँ सिंपली जो ये समीकरण है इसमें t इक्वल टू 1 पुटअप करना है। जब इसमें t इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं x इक्वल टू फर्स्ट वन का आंसर, तो यहाँ से देख सकते हो 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 1 कितना 2 + 2 + 1 कितना जाएगा 5 मीटर। ये एमकेएस सिस्टम में मान के चलो t सेकंड में, टाइम सेकंड में है और x किस में है मीटर में। वेलोसिटी जाएगी मीटर पर सेकंड में और त्वरण हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, x इक्वल टू आ जाएगा 5 मीटर। ठीक, सेकंड क्वेश्चन अपने पास जो है कि t इक्वल टू 2 सेकंड पर वस्तु का वेग चाहिए। तो देखो यहाँ पर समीकरण हमारे पास स्थिति का है और वेग चाहिए। हम पढ़ गए हैं कि वस्तु के वेग में, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाएगा, वेग। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात करें फिर ये एक तात्क्षणिक वेग पूछा है किसी एक इंस्टेंट पे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वेग का समीकरण निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वेग v इक्वल टू क्या पढ़ के आए हैं तात्क्षणिक के लिए, लिमिट t टेंड टू 0 डेल्टा v वेक्टर अपॉन में डेल्टा t। यहाँ लिख सकते हैं इसको डेल्टा x अपॉन में डेल्टा t, यहाँ लिख सकते हैं dx अपॉन में dt। ठीक है, तो यहाँ से अपने को देख सकते हैं कि क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे अपने को वेग का समीकरण निकालने के लिए इस समीकरण का क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो समीकरण का अवकलन कर दो इसका विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dx अपॉन में dt, इसका बोलो ये हो जाएगा कितना 40, इसका बोलो 2 और इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो कितना बचा ये 40 प्लस का 2। ठीक, dx अपॉन dt को लिख सकते हैं अपन क्या, v वेलोसिटी, तो v इक्वल टू कितना आ गया 40 और प्लस का कितना आ गया 2। ये हमारे पास वेग का समीकरण आ गया। अब ये वेग पूछा किस पे है, t इक्वल टू 2 पे, मतलब ये तात्क्षणिक वेग पूछा है t इक्वल टू 2 सेकंड पर। तो यहाँ पर t इक्वल टू 2 पुटअप कर देना, तो v इक्वल टू 4 × 2 + 2 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो वस्तु का t इक्वल टू 2 सेकंड पर उसका वेग कितना होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। थर्ड वाले क्वेश्चन में अगर अपन बात करें वस्तु का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक मीन्स जब t इक्वल टू कितना है 0, समय 0 के बराबर। तो t इक्वल टू अगर 0 पर अपन बात करें तो यहाँ से देख सकते हो क्या पूछा है, t इक्वल टू 0 पर वेग पूछा है। वेग का समीकरण ये रहा, इसका मतलब इसमें t इक्वल टू 0 पुटअप करोगे तो v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। वस्तु का t इक्वल टू 3 सेकेंड पे त्वरण पूछा है, तो त्वरण का हमारे पास समीकरण है नहीं। हम जानते हैं त्वरण होता क्या है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण। इट मीन्स वी नो दैट a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन में dt। तात्क्षणिक, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा है तो तात्क्षणिक त्वरण के लिए हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, त्वरण निकालने के लिए जो ये वेग का समीकरण है उसका अवकलन करना पड़ेगा। उसका अवकलन करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं इसका अवकलन करना है तो ये हो जाएगा dv अपॉन में dt, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 4 और प्लस कितना 0। ठीक, dv अपॉन dt किसके बराबर हो गया 1 है, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो t इक्वल टू 3, यहाँ से हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो त्वरण है वो समय पर निर्भर नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पर त्वरण क्या है, नियत। त्वरण क्या है, नियत। क्लियर, इसका मतलब t इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 वॉट एवर किसी भी क्षण पे अगर अपन बात करें तो त्वरण का मान कितना होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर यहाँ पर प्रारंभिक त्वरण भी पूछा जाता तो वो भी कितना होता 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये समय पर निर्भर नहीं कर रहा। ठीक है।